देखो, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना। देखो, तुम जो कोई भी थे, एनएसजी कमांडो या कोई मंत्री सत्र के पर्सनल सिक्योरिटी में, लेकिन तुम अब एक कैदी हो, और वो भी रंजीत सिंह के जेल में। और रंजीत सिंह के जेल में कोई होशियारी नहीं चलती, ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। एक बात तो बताना ही भूल गया कि मेरे जेल में अचानक से भगदड़ मच जाए, और एक दो कैदी तो ऐसे ही मारे जाते हैं, और उसका पता भी नहीं चलता कि ये भगदड़ क्यों मची, क्यों इसकी कोई इंक्वायरी भी नहीं होती। कुछ कहना चाहते हो क्या? कहना तो कुछ नहीं चाहता, मगर पूछना जरूर चाहता हूँ। क्या? एक इंसान को मार डालने में कितना समय लगता है? 1 मिनट। और इंसान मारने वाला इंसान मेरे जैसा ताकतवर हो तो गला दबोचने में और मुंह दबाने में 30 सेकेंड। मुझे मुझे सिर्फ 2 से 4 सेकेंड लगते हैं, अगर वो मेरी रेंज में हो तो। अबे, तुझे मिलने वो जर्नलिस्ट आई है, तेरा इंटरव्यू लेना चाहती है। चुपचाप जो भी सवाल पूछे उसका जवाब देना, और ज्यादा होशियारी मत करना। आप दोनों में से अजय कौन है? मैं ही अजय हूँ। पूछिए, आपको क्या पूछना है और आपको मुझसे क्या काम है? देखिए, मैं एक बहुत बड़े और बहुत पॉपुलर न्यूज़ चैनल की तरफ से आई हूँ। हम कुछ कैदियों के ऊपर एक सीरीज बना रहे हैं। देखिए, मुझे पता है बहुत सारे लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, और जिसके कारण बहुत से बेगुनाह लोग सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रहे हैं। और ये सारी चीज़ें कोई बाहर नहीं लेके आता। मैं यही सारी चीज़ें लोगों के सामने लाना चाहती हूँ, ताकि जो लोग बेगुनाह होते हुए भी सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रहे हैं, उनकी सज़ा कम से कम माफ़ तो हो सके। देखिए, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, और ना ही किसी से कोई इंसाफ की उम्मीद बची हुई है। लेकिन अगर मेरी कहानी आपकी न्यूज़ में दिखाने से किसी और को इंसाफ मिल सके, तो मैं आपको मेरी कहानी ज़रूर बताऊंगा। मैं आपकी कहानी, आपकी सच्चाई जानने के लिए ही आज यहाँ पे आई हूँ। प्लीज़ आप बताइए मुझे आपकी कहानी। हमारा छोटा सा एक गांव था, जहां पर ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी कर ही अपना घर चलाया करते थे। वो सारी जमीनें सिर्फ कहने को हमारी थी, लेकिन सारी की सारी उस ठाकुर के हाथ में गिरवी रखकर हम लोग अपनी ही जमीन पर एक मजदूर की तरह काम कर रहे थे। मैं खेल कूद में बहुत अच्छा था। शतरंज में और तैरने में हर साल मैं कोई ना कोई प्रतियोगिता जीत जाता था। लेकिन माँ बाप के बहुत जल्दी गुजर जाने के बाद मुझे ये सारी काबिलियत को पीछे रखकर अपनी जमीन पर काम करना पड़ा। मेरे घर पर मेरी एक छोटी बहन भी थी, जिसकी जिम्मेदारी भी अब मेरे कंधों पर आ गई।
जितनी जल्दी हाथ चलाओगे उतनी ज्यादा फसल पैदा होगी, और जितनी ज्यादा फसल पैदा होगी उतनी जल्दी तुम अपनी जमीनें मुझसे छुड़ा पाओगे। अरे कमीनो, मैं तो चाहता हूं तुम अपनी जिंदगी जियो, और तुम मेरे गुलाम बनकर रहना चाहते हो। अरे अजय, तू क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? तू क्यों इतनी तकलीफ उठा रहा है? मेरी एक बात मान जा, अपनी बहन फुलवा का हाथ मेरे हाथ में दे दे, उसकी मुझसे शादी करा दे, और फिर तू मेरी जमीनों पे ध्यान देना और मैं तेरी बहन फुलवा पर। ठाकुर, ये माना कि हमारी जमीनें तेरे हाथों में गिरवी है, इसका मतलब ये नहीं कि तू जो चाहे वो बोल सकता है। दोबारा मेरी बहन का नाम अपनी जबान पर मत लाना, वरना क्या कर लेगा बे तू? साले, इतनी मार मारूंगा सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अरे मैं तो तुम्हारा भला ही चाहता हूं। मुझसे शादी करेगी तो रानी बना के रखूंगा, रानी। कहीं इन बिकमंगों से शादी करा दी तो उसके हाथ में छाले पड़ जाएंगे। अरे मैं तो हमेशा तुम्हारा भला सोचता हूं, और तुम ठाकुर को बुरा ही समझते हो। छोड़ ना अजय, कहाँ तुझ ठाकुर के बात पर इतना ध्यान दे रहा है? अजय, मैंने तुझे पहले भी कई बार अपनी जमीन छुड़ाने की तरकीबें बताई थी, और मैंने तुझे अपनी मर्जी बताई थी। अरे यार, तू मान क्यों नहीं रहा है मेरी बात? हमें कुछ गलत नहीं करना यार। जो भी शिकार अगर है वो आदिवासी करेंगे, उसके बाद हम ऐसे वो जानवर के चमड़े शहर जाकर बेचना है, और हाँ, उसके बदले हमें कुछ पैसे भी मिलेंगे। पर उस पैसे से हम थोड़े धीरे धीरे अपनी जमीन इस ठाकुर का से छुड़ा लेंगे। इसमें कोई गलत नहीं है, मेरी बात मान जा अजय। ठीक है, कब और कहाँ जाना होगा? चलो। यार रमेश, तेरे भरोसे मैंने अपनी बच्ची कुची जमीन भी उस ठाकुर के हाथ में गिरवी रख दी यार। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? यही पे रानी की बात की थी ना उन लोगों ने? हाँ यार, बात तो यही में रुक जाओ सालो, भागने की कोशिश करते हो, आखिर पकड़े गए ना? जानवर की चमड़े की तस्करी करते हो। चल, मुझे माफ करना मेरे दोस्त।
चल रहा है सब कुछ? और काम हो गया? हाँ ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, आपने बोला वैसा ही किया। रमेश को गोली मार दी और अजय को जानवरों की चमड़े की तस्करी के केस में जेल में डाल दिया। बहुत अच्छे रंजीत सिंह, बहुत अच्छे। लेकिन ठाकुर साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये आपने करवाया क्यों? देखो रंजीत सिंह, जी ठाकुर साहब। सबसे पहले तो मैंने उस रमेश को अपने झांसे में लिया। उससे कहा कि अगर वो मेरी बात मान जाए तो मैं उसके सारे कर्जे माफ कर दूंगा। और उस लालची रमेश ने कर्जा माफ होने के लिए अपने ही दोस्त को तस्करी में मिला लिया। और फिर मैंने तुझे वहां भेजा। तूने जाकर उस देव रमेश को गोली मार दी और बचा अजय। उसकी एक कमसिन बहन है। अब मैं उसे झांसे में लूंगा। उससे कहूंगा कि अगर वो मुझसे शादी कर ले तो मैं उसके भाई को भी छुड़वा लूंगा। उसके पास मुझसे शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। और हाँ, मंत्री से तेरे प्रमोशन की बात भी तो कर रखी है। वाह ठाकुर साहब, वाह, क्या दिमाग पाया है आपने। लेकिन ठाकुर साहब, आप वो थोड़ा मंत्री जी से ना मेरे प्रमोशन की और वो जेल की पोस्टिंग की बात करवा दीजिए ना। कैसा है ठाकुर साहब, वहाँ ना थोड़ी कमाई ज्यादा होती है। अरे कितना कमाओगे रंजीत सिंह? ठाकुर साहब, आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। पैसा है, दिमाग है, पहचान है, तो आप भी क्यों नहीं मंत्री जी बन जाते? ठाकुर साहब, आपको बता दो, अगर आप इलेक्शन लड़ लोगे ना तो आप ही जीत जाओगे। रंजीत सिंह, जी ठाकुर साहब। ये जितने भी तुम्हारे मंत्री संतरी हैं ना, सब इस ठाकुर शमशेर सिंह के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इन मंत्रियों को हर 5 साल में वोट मांगने के लिए इन भिखमंगों के आगे हाथ जोड़कर आना पड़ता है। ठाकुर शमशेर सिंह ने आज तक किसी के आगे सर नहीं झुकाया और न कभी किसी के आगे हाथ जोड़े हैं। वाह ठाकुर साहब, वाह, वाह ठाकुर साहब, वाह। और उसके बाद मेरी बहन अपने भाई को बचाने के लिए उस ठाकुर के झांसे में आ गई और उसने उसके साथ शादी कर ली। और जब उसे पता चला ये सब ठाकुर की एक चाल थी उसे पाने के लिए, तो 1 साल पहले उसने भी खुदकुशी कर ली। आज मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई है। मेरी जिंदगी में कोई नहीं बचा और ना ही मेरी कोई इच्छा है जिंदा रहने की। अजय जी, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मैं आपकी कहानी सबके सामने लाऊंगी, आपको इंसाफ दिलाऊंगी और ये जेलर और ठाकुर जैसे लालची लोगों को सजा दिला कर रहूंगी। आप मुझ पे भरोसा रखिए अजय जी, मैं आपको इंसाफ दिला कर रहूंगी।
सर अरे सीमा 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 आराम से। सर, मैं आज एक ऐसी न्यूज़ लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा नहीं सर, आप एक्चुअली अरे- दुखी हो जाओगे। नहीं नहीं, आप खुश हो जाओगे, आप सुनो। अरे तुम पहले आराम से बैठो और फिर बताओ मुझे क्या बात है। बैठो। सर, मैं ना आज जेल गई थी। क्या तुम जेल गई थी? लेकिन क्यों? क्या किया तुमने ऐसा? और तुम बाहर कैसे आई? अरे सर, मैं अपने लिए नहीं, मैं एक कैदी का इंटरव्यू लेने जेल गई थी। मैं आज एक ऐसे कैदी का इंटरव्यू लेकर आई हूँ जिसे ठाकुर शमशेर सिंह ने अपने जाल में फंसाकर जेल में बंदी बना के रखा हुआ है। और सर, ऐसे कई सारे ताकतवर लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और ये बेसहारा लोगों को फंसा देते हैं। और फिर ये लोग अपने आप को साबित भी नहीं कर पाते सर बेगुनाह। और ये चीजें कोई न्यूज़ चैनल सामने नहीं लेके आता सर। अगर हम ये न्यूज़ दिखाएंगे ना, तो हमारा पहला न्यूज़ चैनल होगा ऐसी न्यूज़ दिखाने वाला। और तुम्हें लगता है ऐसी चीजें लोग देखना पसंद करेंगे? ऐसी सारी चीजों के लिए लोग बॉलीवुड की मूवीज देखा करते हैं। अरे सर, आप सुनिए तो एक बार सही जैसे में। अंबानी जी की बेटी की शादी हो रही है, हमें वो दिखानी चाहिए। क्या क्या सजावट की है वहाँ पे, क्या क्या पकवान बनाए जा रहे हैं, कितना सारा पैसा खर्च किया अंबानी जी ने। और मैं तुम्हें एक खुशखबरी बताऊं? हाँ बताइए सर। मैंने हम दोनों की भी वहाँ जाने की टिकट बुक की है। हम वहाँ जाएंगे, वो सारी शादी कवर करेंगे। वहाँ पे कई सारे बिलियनर्स आएंगे, कई सारे सेलिब्रिटीज आएंगे, उनका इंटरव्यू लेने का भी मौका हमें मिलेगा। और फिर हम वो इंटरव्यू हमारे न्यूज़ चैनल पे दिखा देंगे, इससे हमारी टीआरपी बढ़ेगी। बट सर, हमारे जैसा इतना बड़ा और इतना पॉपुलर न्यूज़ चैनल अगर इन लोगों की मदद करने के लिए सामने नहीं आएगा, तो इन लोगों की मदद कौन करेगा सर? हमें ये न्यूज़ दिखानी चाहिए सर। देखो सीमा, हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ेगी तभी हमारी सैलरी हमारी बढ़ेगी। चलो मान ली मैंने ये न्यूज़ दिखा दी, लोग देख लेंगे और तुम्हारे सपोर्ट में आ भी जाएंगे। फिर क्या? फिर ये क्या 2 दिन बाद यही लोग बोलेंगे कि ये न्यूज़ चैनल वालों को क्या हो गया है, बार बार वही दिखा रहे हैं, इनके पास कुछ और नहीं है दिखाने के लिए, और वो बोर हो जाएंगे। लोगों के सामने सच लाने के लिए, लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए तो हम इस प्रोफेशन में आए ना सर। उनको सच दिखाना, ये न्यूज़ दिखाना हमारी ड्यूटी है। अरे सीमा, अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें मेरे साथ अंबानी जी की बेटी की शादी कवर करने के लिए आना है या फिर कोई दूसरा न्यूज़ चैनल ज्वाइन करना है? सर, अरे सीमा, फाइनल डिसीजन तुम्हारा है। क्या करूं? उस किसान को मैंने वादा तो किया इंसाफ दिलाने का, लेकिन मेरे घर वालों की जिम्मेदारी भी तो मेरे ऊपर ही है। क्या करूं मैं? मैं तुम्हारे फैसले के लिए रुका हुआ हूँ। ठीक है सर, जैसा आप कहें, आपकी मर्जी। ठाकुर साहब नमस्कार। आई थी रिपोर्टर हमारी एक, आपकी न्यूज़ लेके। फिर क्या? फिर मैंने भी उसे समझा दिया एक एडिटर और न्यूज़ रिपोर्टर में क्या फर्क होता है। बस आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। मैम, आपने मुझे याद किया? हाँ आओ अजय, बैठो, मुझे तुमसे बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी थी। सबसे पहले तो मैम आपको हमारे देश का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई है।
इम्पोर्टेंट सुपर पावर की तरह दुनिया के सामने खड़े हैं। और इसलिए मुझे लगता है सबसे पहले हमें हमारे देश की छवि को सुधारना होगा। हमारे सिस्टम के जो कई सारे लूपहोल्स हैं उस पर हमको काम करना होगा, जैसे कि सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, लेकिन ये सारी चीजें अगर आप किसी और के साथ डिस्कस करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपने पद से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। क्या इस्तीफा? लेकिन क्यों? हाँ, मुझे सैलरी तो कोई भी नौकरी करके मिला सकती है, लेकिन ये ड्यूटी, ये सर्विस मैंने अपनी देश की सेवा करने के लिए ज्वाइन की थी। मैम, एक रॉ चीफ होने के नाते मेरा और मेरे डिपार्टमेंट का फर्ज बनता है कि बाहरी ताकतों से मेरे देश के में होने वाली गलत गतिविधियों को मैं रोक सकूं। कई बार मैम हमारी कई बातों पर अमल नहीं किया जाता, कई बातों को अहमियत नहीं दी जाती, तो फिर क्या फायदा मैम ऐसी ड्यूटी करके। मैम, हमारे देशवासियों को तो ये भी बात पता नहीं होगी कि हम और हमारे जैसे रॉ ऑफिसर अपनी जान की बाजी लगा देते ताकि इस देश में कोई संकट ना आ सके। मैम, अगर हमें अपने देश को इस संकट से बचाना है तो पहले हमें अपना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स सुधारना होगा, जिनके लिए पहले पार्टी आती है उसके बाद देश। इसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का शिकार मेरा एक होनहार ऑफिसर हुआ है, जिसको सिर्फ शक के बिना पर बिना कोई शक के बिना जेल में डाला गया है। मैम, वो इस देश का इकलौता ऐसा स्नाइपर कमांडो है, वो वर्ल्ड के 200 स्नाइपर कमांडो में आता है। मैं जानती हूँ अर्जुन, सिस्टम बहुत बिगड़ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इस सिस्टम को बिगाड़ने में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का ही हाथ है। हमारे देश में सबको पता है रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही गुनाह है, फिर भी सब लोग अपने काम जल्दी करवाने के लिए रिश्वत की इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए कौन गुनहगार है? और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए हमें बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स से बात करनी होगी, लेकिन ऐसे मीटिंग्स को करप्शन के एक मुद्दे बनाकर लोगों के सामने रखा जाए और लोग भी उसे सच मान लें, ये देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधरेगा? और चंद पैसे की लालच में कुछ लोग जात पात के नाम पर दंगे करवाते हैं और आम जनता भी बिना कुछ सोचे समझे इस पर कूद पड़ते हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पॉलिटिकल पार्टी या वो लोग जो इस पर कूद पड़ते हैं? तुम अभी देश के बाहर से आने वाले आतंकवाद के बारे में बोल रहे थे, लेकिन देश के अंदर जो आतंकवाद फैला है उसका क्या, जिसको हम नक्सलवाद बोलते हैं। जब भी इनके अगेंस्ट हम कोई ऑपरेशन चलाते हैं और इन लोग को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं, कई सारे मीडियाज और एनजीओज खड़े हो जाते हैं इनके सपोर्ट में, ये कहकर कि बेगुनाह गाँव वालों को क्यों मारा गया। कई बार ये भी पाया जाता है कि यही नक्सलवादी इन्हीं गाँव वालों की शरण में और इन्हीं की वेशभूषा में अपनी गतिविधियां चलाते हैं। अरे कोई ये कहकर तो नहीं आएगा ना कि मैं आतंकवादी हूँ, मैं नक्सलवादी हूँ। हाँ मैम, मैं आपकी बात को तो समझता हूँ, अगर किसी पर अन्याय हो रहा है तो उसको अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, ना कि हथियार उठाने चाहिए। एग्जैक्टली। अगर कोई जख्मी हो जाता है तो जख्म को ठीक करने के लिए हमें उस जख्म पर मरहम लगाने की जरूरत होती है। शुरुआत में वह मरहम भी हमें तकलीफें देता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वह मरहम उस जख्म से हमें राहत दिलाता है। ऐसे ही हमारा देश भी भ्रष्टाचार, जातिवाद, नक्सलवादी से कई सारी चीजों से जख्मी हो गया है। इसलिए मुझे कई सारे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे जो इन सारी चीजों पर मरहम की तरह काम करें। लेकिन मुझे अगर ऐसे कठोर कदम उठाने से ही कोई रोका जाए, मैं इस सारी चोट को ठीक कैसे कर पाऊंगी? हम एक ऐसे लोकतंत्र में रह रहे हैं जहाँ पे कानून और संविधान को बदलना आसान नहीं होता है। इसलिए मुझे तुम जैसे होनहार ऑफिसर की सख्त जरूरत है ताकि मैं इस सारी सिस्टम को सुधार सकूं। अब तुम फैसला करो, तुम्हें मेरे साथ देना है या नहीं। मैम, देश के लिए मेरा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। बहुत बुरा लगा दोस्त तुम्हारी कहानी सुनकर। क्या तुम्हें सच में लगता है वो न्यूज़ वाली तुम्हारी मदद करेगी? ये कहा किसी की मदद करेगी? ये तो मेरी कहानी से खुद की रोटी सेकने आई है। तुम मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम कैसे इस जेल में आए?
और ये जेलर क्या कह रहा था कि तुम जो कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और तुम भी उसे कह रहे थे कि तुम्हें एक इंसान को मारने में सिर्फ 2 से लेके 4 सेकंड लगते। कौन हो तुम? बताता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं टॉप का एनएसजी कमांडो हूँ। मैंने हमारे सीक्रेट एजेंसी रॉ में भी काम किया। देश प्रेम का भूत जो सर पे चढ़ा हुआ था। तुम्हें पता है दोस्त, कई बार हमें सीक्रेट मिशन के नाम पर देश के बाहर जाना पड़ता था ताकि ये देश और ये देशवासी सुरक्षित रहे। और कभी उस मिशन में हम में से कोई पकड़ा जाता था ना, तो ये मिशन पे भेजने वाले और ये सरकार चलाने वाले हमें पहचानने से भी इनकार कर देते थे। हमारे घर वालों को तो ये भी पता नहीं रहता कि हम जिंदा हैं या मर गए। और कभी हमने से कोई मर जाता था ना, तो उनके घर वालों को उनकी लाश भी नहीं मिलती थी। मेरे दादाजी 71 की लड़ाई में शहीद और मेरे पिताजी कारगिल की, और मैं इस जेल में सड़ रहा हूं। पिछले 4 साल से हर 6 महीने में मेरी बदली हो जाती है। कभी येरवाड़ा जेल, कभी तिहाड़ जेल, कभी अर्थर जेल। मेरे पिताजी और दादाजी को तो मेडल मिला, शौर्य चक्र मिला, और मुझे ये सलाखें। लेकिन तुमने ये नहीं बताया दोस्त, तुम इस जेल में कैसे आए? मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर अपने घर आया हुआ। उसी वक्त आसपास के इलाके में किसी ने 2 नामचीन गुंडों की हत्या कर दी और पुलिस ने मुझे शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना था दोनों गुंडों को किसी ने एक ही गोली से दोनों का चढ़ा दिया। अब ये काम मुझ जैसा स्नाइपर ही कर सकता है। अरे जो गुनाह तुमने किया नहीं उसके लिए तुम्हें सजा? अरे अगर ये गुनाह तुमने किया भी होता तो तुम्हें तो लाल किले में बुलाकर मेडल दिया जाना चाहिए था उन गुंडों को मार डालने के लिए। मेडल दोस्त, वो गुंडे वहां के राज्य के बड़े नेताओं को चुनाव में जीतने के लिए मदद जो करते थे, इसीलिए तो मुझे बेल नहीं मिल रही ना, अदालत का कोई फैसला आ रहा है। ऐसा है हमारा लोकतंत्र। खून खोलता है दोस्त जब मैं देखता हूं हम जैसे टॉप के एनएसजी कमांडो इन नेताओं की सेफ सिक्योरिटी के लिए खड़े रहते हैं, और ये गुंडे और क्रिमिनल सीना ताने इनके घर चले आते हैं, और ये नेता उनकी इज्जत करते हैं। हम हिंदुस्तानी, हमारे अंदर सहनशीलता कूट कर भरी हुई है। हम अत्याचार को होते हुए देखते हैं लेकिन उसे चुपचाप सहते रहते हैं। हम उसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते, उसके खिलाफ कभी लड़ते नहीं। मैं कह रहा हूं दोस्त, वो दिन दूर नहीं जब सरहद पे खड़ा सैनिक की बंदूक की नोक देश के अंदर होगी और भ्रष्टाचार में धुत लोगों को चुन कर मारा जाए, उनका सफाया किया जाए, तभी होगा सही लोकतंत्र। लोकतंत्र दोस्त, तुमने कभी जंगल में बड़े बड़े जंगली भैंसों को और हिरन को आपस में अपने सींगों से लड़ते हुए तो बहुत देखा होगा, लेकिन वही जब एक शेर उनका पीछा करता है उनकी शिकार करने के लिए, उस वक्त ये भले ही बड़े झुंड में क्यों ना हो, उस वक्त ये सारे अपनी जान बचाकर भागते हैं, और उनमें से जब एक पकड़ा जाता है ना तो सब दूर खड़े उसकी मौत का तमाशा देखते हैं। उनमें से एक भी नहीं पलटता उस शेर का सामना करने के लिए। इसी तरह आज हम भी एक जंगल राज में रह रहे हैं जहां पर ये कुर्सी पर बैठे हुए ताकतवर लोग जब चाहे हम लोगों का शिकार करते रहते हैं, शिकार, और हम आपस में तो छोटी छोटी बातों पर बहुत लड़ते, लेकिन इन लोगों का सामना कभी नहीं कर पाते और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें अत्याचार सहने की आदत जो हो गई है। इतिहास गवाह है दोस्त, जिसने भी हमें अत्याचार चुपचाप सहने को सिखाया
उसके नाम के आगे महात्मा जोड़ा जाता है, महात्मा। और जिसने भी इसका विद्रोह किया और खुद को मिटा दिया, उसके नाम के आगे हम शहीद लगा देते हैं, शहीद। मैं कह रहा हूं दोस्त, ये कुर्सी पर बैठे हुए लोग जब चाहे हम लोगों का इस्तेमाल करते रहते हैं, इस्तेमाल। क्योंकि इनको पता है इन लोगों के लिए हम इंसानी नहीं कहलाते, इंसानी नहीं कहलाते। इन लोगों के लिए तो सिर्फ हम एक मोहरा है, मोहरा। क्यों सही कह रहा हूं ना मैं? क्यों चुप बैठे हो? मोहरा हूं ना मैं, मोहरा। शानदार परफॉर्मेंस बाय टीम मुंबई जोन। एक बार जोरदार तालियां टीम मुंबई जोन के लिए। मुंबई शहर ड्रामा, थिएटर और फिल्म कलाकारों के लिए मशहूर है। आज इसकी झलकियां हमें यहां देखने को मिली। एक शानदार स्टेज